गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका बायो क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेशन डिस्कस हो रहा है। हमने फिश का, अर्थवर्म का सब डिस्कस किया जा चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनमें कोई भी काम एक कॉम्प्लेक्स वे में होता है। काम को करने के लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक वैसे ही रेस्पिरेशन को करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता कैसे है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर एक डेफिनेट काम करते हैं और वो सिस्टम बन जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि मिलकर रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मेन ऑर्गन्स क्या है? नोज, सबसे पहले नोज है। नेजल पैसेज, इसको हम नेजल कैविटी भी कहते हैं। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। आपका नोज हो गया, ठीक है। नोज के बाद ये नेजल पैसेज या नेजल कैविटी, उसके बाद आता है ट्रैकिया या विंड पाइप, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम, एल्विलाई। ये आपके मेन ऑर्गन्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। कौन कौन से हो गए? नोज, नासल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम। ये मेन ऑर्गन्स हैं किसके? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब हम थोड़ा डिटेल में इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नोज है। नोज आता है, नोज में 2 होल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल, जिसके थ्रू हवा अंदर आती है। ठीक है, हवा अंदर आई किसके थ्रू? नोज में प्रेजेंट नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। अब हवा जो है नोज से अंदर आके ये नेजल पैसेज, ठीक है, नेजल पैसेज तक पहुंचती है, जिसको हम नेजल कैविटी भी कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये नेजल पैसेज है और ये माउथ कैविटी है ना। माउथ कैविटी और नेजल पैसेज को सेपरेट करने वाला एक बोनी पैलेट है। आप खुद भी महसूस करेंगे कि आपके नेजल पैसेज और बकल कैविटी के बीच में एक पैलेट है जो कि नेजल पैसेज और बकल कैविटी को अलग करता है। अलग इसलिए करता है क्योंकि जब हम खा रहे होते हैं, मुंह में हमारा खाना भरा है, तब भी हवा आसानी से अपने रास्ते अंदर जाती रहे, नेजल पैसेज से होते हुए आगे बढ़ती रहे। क्योंकि हम खाना और पानी के बिना कुछ घंटों तक रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम 1 मिनट भी रहना मुश्किल होता है। इसलिए कंटिन्यूअसली जब तक हम जिंदा हैं, हवा अंदर आएगी, ब्रीथ इन होगा, हम रेस्पिरेशन करते रहेंगे। तो नेजल पैसेज को इसलिए बकल कैविटी से अलग किया है ताकि किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। इवन जब बकल कैविटी में खाना भरा है, माउथ में खाना भरा है, तब भी हम सांस ले पाए। तो हवा जो है वो नॉस्ट्रिल से कहाँ पहुंची? नेजल पैसेज यानी नेजल कैविटी। अब इस नेजल पैसेज में फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। फाइन हेयर्स और म्यूकस जो कि नॉस्ट्रिल के अंदर नेजल पैसेज में होता है, ये बाहर से आने वाली हवा में जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अपने में उलझा लेते हैं, अपने अपने पास ही रोक लेते हैं। एक तरह से फिल्टर का काम करता है वो। तो उन फाइन हेयर्स और म्यूकस में चिपक के रह जाते हैं कौन? डस्ट पार्टिकल्स। तो जो हवा बाहर से ली है उसमें डस्ट पार्टिकल, फाइन हेयर्स और म्यूकस में जब चिपक के रह गए, अंदर साफ हवा गई। एक तरह से वो क्या किया? फिल्टर का काम किया, ठीक है, छानने का काम किया डस्ट को। फिर जब हवा आगे बढ़ती है नेजल कैविटी से, तो नेजल कैविटी और बकल कैविटी के बीच में एक पार्ट आता है फेरिंग्स। पहले हवा फेरिंग्स तक पहुंचेगी, फेरिंग्स से आगे बढ़कर ना वो विंड पाइप में जाती है, जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं हम? ट्रैकिया। और यहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप अलग हो जाता है, जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं, विंड पाइप या ओसोफेगस। यहाँ पर अलग हो जाएगा, विंड पाइप में हवा जाएगा और फूड पाइप में भोजन। तो यहाँ से फेरिंग्स से होते हुए हवा कहाँ पहुंची? विंड पाइप में, ट्रैकिया में पहुंची, जिसको हम क्या कहें? ट्रैकिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी नोज से हवा कहाँ पहुंचा? नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज से फेरिंग्स से होते हुए कहाँ पहुंचा? ट्रैकिया या विंड पाइप। क्या हुआ? विंड पाइप, जिसको हम और क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया जब भी नेक रीजन से पार करता है, हमारे नेक रीजन से जैसे ही पार करेगा ना, ये 2 भाग में बढ़ जाता है। 2 भाग में बढ़ जाता है। इसको हम एक सिंगल को कहते हैं ब्रोंकस और उसका प्लुरल फॉर्म होगा ब्रोंकाई। क्योंकि 2 हो गए तो दोनों को मिलाकर हम कहें ब्रोंकाई
अगर सिंगल एक ही इसको कंसिडर करें तो होगा ये ब्रोंकस। ठीक है, तो जैसे ही वो नेक रीजन से पार करता है और हमारे चेस्ट कैविटी तक पहुंचता है, ये क्या है, हमारा चेस्ट कैविटी है। जैसे ही चेस्ट कैविटी तक पहुंचता है, ये दो भाग में बढ़ जाता है ट्रैकिया, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, और सिमिलर फॉर्म होगा ब्रोंकस। अब ये दोनों ब्रोंकस जो है ना, दोनों तरफ के लंग्स में एंटर करते हैं। चेस्ट कैविटी में क्या प्रेजेंट है, हमारा दो लंग्स मौजूद है। ठीक है, इसी दो लंग्स में ये ब्रोंकस क्या करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे ही लंग्स में एंटर करेंगे, आप देख रहे हैं ये ब्रोंकस जो है ये और ज्यादा ब्रांच होते गए। तो एक सिंगल ब्रोंकस जब इसमें एंटर किया ना, तो और ये ज्यादा ब्रांच होके ब्रोंकियोल्स बनाता है। हर चीज को इसमें नहीं दिखा पा रहे, तो ये क्या करता है, ब्रोंकियोल्स। जितने से ब्रांच दिख रहे हैं, ये ब्रोंकस किसमें और ब्रांच हो गया, क्या बन गया, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स किसमें एंड हो रहा है, आप देख रहे हैं बलून जैसा एयर सैक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या कहते हैं हम, एल्वियोलाई। सिंगल एल्वियोलस और प्लूरल एल्वियोलाई। बहुत सारे एल्वियोलाई रहते हैं इसमें, यानी ट्रैकिया यानी विंग पाइप, आगे जाकर के ब्रोंकस, ब्रोंकस किसमें, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स किसमें एंड किया, एल्वियोलाई में। यही एल्वियोलाई जो है वो छोटे छोटे एयर सैक्स हैं, जिनसे मेन जो रेस्पिरेटरी सरफेस है लंग्स में, यही एल्वियोलाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस के कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं। जैसे वो थिन वॉल होगा, हाईली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज होगा, ताकि इजी डिफ्यूजन हो सके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये वो एल्वियोलाई ही है। जो मेन रेस्पिरेटरी सरफेस जो लंग्स का है वो एल्वियोलाई, यानी कि हवा जो बाहर से आते हुए ट्रैकिया, नोज, नॉस्ट्रिल से होते हुए, नाजल पैसेज से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकस से होते हुए, ब्रोंकियोल से होकर जब ये एल्वियोलाई तक पहुंचती है ना, तो एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा हैं। वो ऑक्सीजन को, ब्लड में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो ऑक्सीजन को पकड़ लिया और फिर उसका काम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ब्लड उसको डिफरेंट बॉडी तक ले गया। वहां पे रेस्पिरेशन हुआ, वहां पर एनर्जी रिलीज हुआ, फूड का ब्रेकडाउन हुआ इस ऑक्सीजन के हेल्प से। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लेकर आएगा कहां तक, इसी एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई किसको दे देगा, ब्रोंकियोल्स को। ब्रोंकियोल्स किसको देगा, ब्रोंकस को। फिर ये ट्रैकिया से होते हुए, नाजल पैसेज से होते नोज से बाहर। तो क्या हो गया, ये ब्रीद आउट हो गया। ब्रीद इन से लेकर के ब्रीद आउट, एक चीज हो गया। इसको फिर से समझते हैं। ब्रीद इन का मतलब हुआ कि एयर जो है, एयर रिच इन ऑक्सीजन, नोज से होते हुए नाजल पैसेज एंड ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, देन ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वियोलाई तक पहुंचा। एल्वियोलाई पर ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, वो उस ऑक्सीजन को लेकर के पहुंच गया सेल तक। सेल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ब्लड लेकर कहाँ आया, इसी एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई दे दिया ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स दे दिया ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रैकिया, एंड देन फिर वो एक्सहेल हो जाएगा। जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं इनहेल, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर करते हैं तो कहते हैं हम एक्सहेल। यानी इनहेल और एक्सहेल, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को हम एक ब्रीथ कहते हैं। एक बार सांस लेना मतलब एक बार इनहेल और एक्सहेल, वन इनहेल प्लस वन एक्सहेल इज कॉल्ड वन ब्रीदिंग। जो कि ऐसा ब्रीदिंग हम 15 to 18 टाइम्स एक मिनट में करते हैं। ये हो गया हमारा लंग्स का। अब ये जो लंग्स जो है, एक जो दो लंग्स आपको दिख रहे हैं, इस लंग्स में जो है ये थिन मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लूरा। ठीक है, लंग्स कहाँ मौजूद है, चेस्ट कैविटी में। अब इस चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। आप खुद महसूस करोगे, पेट का रीजन और चेस्ट का रीजन को अलग करने के लिए एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या करता है, चेस्ट कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पर आपके सारे लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब यहाँ पर मौजूद होंगे। तो इनको, इस एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से अलग करता है कौन, डायफ्राम। ये सारे स्ट्रक्चर हो गए।
ट्रैकिया के ऊपर एक लैरिंग्स वॉइस बॉक्स जिससे कि आवाज निकलती है, ट्रैकिया के ही ऊपर। ट्रैकिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर और है जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ट्रैकिया में आपको जिसकी रिंग दिख रहा है ना, गोल गोल ऐसे 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 रिंग है, ट्रैकिया ऐसे पार हो रहा विंड पाइप, इसको चारों तरफ से रिंग है। ये रिंग किस चीज के बने होते हैं? सॉफ्ट बोन यानी कार्टिलेज के। तो इनका क्या काम है? इनको कहते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कहाँ मौजूद होते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्रैकिया में। ट्रैकिया का क्या काम, इसका क्या काम होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का? देखिए, ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है, इससे होकर हवा आएगी जाएगी। तो जैसे आप नॉर्मल पाइप को देखिएगा, जब उसमें हवा रहती है तो वो खुला रहेगा, जब हवा नहीं रहेगी तो पचक जाएगा। इसको पचकना नहीं है, इसको कोलैप्स नहीं होना है। और इसी कोलैप्स होने से बचाता है कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यानी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर द स्मॉल सॉफ्ट बोन्स, रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज, जो कि ट्रैकिया को सपोर्ट देते हैं और उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं इवन व्हेन, जब इसके अंदर हवा कम होती है। यानी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया को सपोर्ट देते हैं और उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं तब भी जब हवा इसके अंदर कम हो। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान भी कुछ रेसिडुअल एयर लंग्स जरूर रखता है, क्योंकि उस वक्त कम एयर जो है वो कम रहता है, तो उस वक्त रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं और रेसिडुअल एयर ये रखता है ताकि टाइम जो है वो टाइम मेंटेन हो सके और लंग्स में ऑक्सीजन की कमी भी ना हो। ठीक है, जब हम ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर, यानी नोज हो गया, नाजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वियोलाई, डायफ्राम। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये तो हम देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो क्या होता है। जैसे ही हम इनहेल किए, सांस को अंदर लिए, तो ये जो डायफ्राम जो है ना, ये डोम शेप दिख रहा है ना, ऐसे। ये नॉर्मली ऐसे रहता है। जब आप सांस छोड़ते हैं ना तो आप रिलैक्स होते हैं और रिलैक्स पोजीशन में डायफ्राम इस तरह से डोम शेप में रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप ब्रीद इन करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये जो है ना, ये डोम शेप से खिंचा जाता है ऐसे, और जब ये ऐसे खिंचाता है तो हमारा जो पूरा लंग्स है ना, ये पूरा ऊपर में रिब केज से कवर्ड रहता है। रिब केज ऐसे बोन्स होते हैं जो कि जिसके अंदर हमारा चेस्ट कैविटी मौजूद है। इसी के अंदर ये लंग्स और हार्ट भी होंगे। इस पोजीशन में हार्ट भी होता है। तो हार्ट और लंग्स दोनों को प्रोटेक्ट करता है कौन? रिब केज। इस रिब केज के बीच में भी मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो डायफ्राम जो है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके साथ साथ रिब केज के जो मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फूल जाता है चेस्ट कैविटी, बड़ा हो जाता है। चेस्ट कैविटी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो गया तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो एयर प्रेशर कम हो गया बाहर की तुलना में। तो बाहर में ज्यादा एयर प्रेशर है तो बाहर से अंदर हवा आती है और हम इनहेल करते हैं। लेकिन वही जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, हर चीज नॉर्मल हो जाता है। डायफ्राम भी डोम शेप्ड में आ जाता है, चेस्ट कैविटी भी सिकुड़ के छोटा हो जाता है। जब छोटा हो गया तो क्या हो गया? वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया। प्रेशर ज्यादा हो गया बाहर से तो अंदर से फिर बाहर, ज्यादा से बाहर की तरफ जाता है तो अंदर से बाहर की तरफ हवा जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रीद आउट या कहेंगे एक्सहेलेशन। ठीक है, ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसमें क्या क्या मसल्स काम किए? डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, रिब केज के मसल्स, ये काम करते हैं ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट में। और अंदर में मेनली रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो गया? अल्वियोलाई, जिससे होकर के ऑक्सीजन जो है वो ब्लड तक पहुंचता है। ये हमारा मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें मेन हो गया नोज, नाजल पैसेज, ट्रैकिया यानी इसको विंड पाइप भी कहते हैं, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वियोलाई एंड डायफ्राम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।